जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी एसएनडी क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम मॉडल पेपर देख रहे थे इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर में आज हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। विस्तृत रूप से क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन तक हमने देख चुके हैं इसी चैनल के वीडियो में। आइए क्वेश्चन नंबर 25 लॉन्ग क्वेश्चन है। विस्तृत प्रश्न में 25 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। बाजार के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। आइए आंसर इसका लिखते हैं। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के प्रकार या वर्गीकरण। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार 4 प्रकार के होते हैं। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं? पहला होता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार। पूर्ण प्रतियोगी बाजार। दूसरा होता है एकाधिकार। तीसरा होता है एकाधिकृत प्रतियोगी बाजार। एकाधिकृत प्रतियोगी बाजार। और चौथा होता है अल्पाधिकार। ये 4 प्रकार के बाजार होते हैं प्रतियोगिता के आधार पर। पहले के बारे में चलिए लिखते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार, जहाँ पर अनेक क्रेता विक्रेता होते हैं, ठीक ना, वह बाजार क्या कहलाता है? पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाता है। लिखते हैं जिस बाजार में वस्तु के असंख्य मतलब बहुत से असंख्य क्रेताओं एवं विक्रेताओं में प्रतियोगिता पाई जाती है।
अर्थात उस बाजार में निश्चित समय में, अर्थात उस बाजार में निश्चित समय में एक वस्तु की एक कीमत पाई जाती है। एक वस्तु की एक कीमत पाई जाती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाती है। कहने का मतलब ऐसे बाजार जहाँ पे बहुत से अधिक क्रेता विक्रेता हों, परचेजर सेलर हों, ठीक है, और सबके बीच में प्रतिस्पर्धा हो, तो उस दशा में एक निश्चित समय में वस्तु की जो एक मूल्य होगा, कीमत होगा, एक समान होगा, क्योंकि सभी लोग चाहेंगे कि हमारी वस्तु बिक जाए अधिक मात्रा में। तो उस दशा में मूल्य क्या करेंगे, मूल्य को एक समान रखेंगे और उसको बेचने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी बाजार क्या कहलाती है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाती है। अब चलिए एकाधिकार के बारे में लिखते हैं। चलिए अब दूसरा बाजार है एकाधिकार, जिसको कहते हैं मोनोपोली। एकाधिकार इसकी इंग्लिश होती है मोनोपोली। मोनोपोली दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला मोनो और दूसरा बना है पॉली। मोनो का अर्थ होता है एक, ठीक, और पॉली का अर्थ होता है क्या कहते हैं, विक्रेता या सेलर। तो ऐसे बाजार जहाँ पे एक ही विक्रेता हो, ठीक ना, तो उस बाजार को क्या कहें, एकाधिकार बाजार कहेंगे। आइए लिखते हैं इसको। एकाधिकार शब्द का अंग्रेजी, एकाधिकार शब्द की अंग्रेजी, मोनोपोली। मोनोपोली होता है जो दो शब्दों मोनो और मोनोपोली
सब दो शब्दों से मिलकर बना है, मोनो प्लस पॉली। मोनो का अर्थ होता है, मोनो का अर्थ होता है एक, और पॉली का अर्थ होता है विक्रेता। विक्रेता। अतः मोनोपोली का शाब्दिक अर्थ हुआ एक विक्रेता अथवा एक उत्पादक। अर्थात मोनोपोली का अर्थ हुआ एक विक्रेता या एक उत्पादक। एक विक्रेता या एक उत्पादक। समझ में आया? तो बाजार की इस स्थिति में किसी वस्तु का, बाजार की इस स्थिति में, बाजार की इस स्थिति में किसी वस्तु का, एक ही उत्पादक, या फर्म होता है। इसीलिए एकाधिकार की स्थिति में, एकाधिकार की स्थिति में फर्म और उद्योग पर्यायवाची होते हैं। फर्म एवं उद्योग क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। पर्यायवाची। दूसरा हो गया। तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा क्या था हमारा? एकाधिकृत प्रतियोगी बाजार। एकाधिकृत प्रतियोगी बाजार। चलिए इसको लिखते हैं। एकाधिकृत या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता से अभिप्राय एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें विक्रेता वस्तुओं में इतना विभेद पाया जाता है
वस्तुओं में कितना विभेद पाया जाता है, कितना विभेद पाया जाता है कि वे एक दूसरे को स्थापन नहीं होते, एक दूसरे को पूर्ण स्थापनापन नहीं होते हैं, नहीं होती है। प्रत्येक उत्पादक या विक्रेता का अपनी वस्तु पर पूर्ण एकाधिकार होता है, अपनी वस्तु पर पूर्ण एकाधिकार होता है, पूर्ण एकाधिकार होता है। परंतु उसे बाजार में अपूर्ण स्थापन वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ऐसी अवस्था को एकाधिकारात्मक अवस्था कहते हैं। एकाधिकारात्मक अवस्था कहते हैं। ये आपका 3 हो गया। चौथा बचा अल्पाधिकार।
आपका चौथा है अल्पाधिकार। चौथा है अल्पाधिकार। चलिए, अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता का ही एक रूप है। अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता का ही एक रूप है। एक रूप है। अल्पाधिकार का शाब्दिक अर्थ अल्पाधिकार का शाब्दिक अर्थ अपलोज प्लस पॉलिंग। लोड प्लस प्लॉनिंग। अर्थात कुछ विक्रेता, जिसकी हिंदी होती है कुछ विक्रेता है। कुछ ना, मतलब जहाँ पे कम विक्रेता हो किसी वस्तु के बेचने वाले, तो वो क्या कहलाएगा? अल्पाधिकार कहलाएगा। जब किसी बाजार में उस वस्तु के कुछ ही विक्रेता हों, जब किसी बाजार में उस वस्तु, मतलब कोई भी वस्तु, उस वस्तु की कुछ ही विक्रेता हों, तो उस बाजार की संरचना अल्पाधिकार हो। तो उस बाजार की संरचना को अल्पाधिकार कहेंगे। जब किसी बाजार में किसी वस्तु की कुछ ही विक्रेता हो, तो उस बाजार की संरचना को क्या कहेंगे? अल्पाधिकार कहेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, फ्लक्स की प्रतिशत अथवा आनुपातिक विधि को समझाइए। प्रोफेसर फ्लक्स ने मांग की प्रतिशत परिवर्तन और कीमत के प्रतिशत परिवर्तन के बीच संबंध को दर्शाते हुए मांग की लोच को समझाया है। उसी को लिखने के लिए कह रहा है। तो आइए जी लिखते हैं। फ्लक्स की प्रतिशत अथवा
आनुपातिक विधि को समझाइए। आनुपातिक विधि को समझाइए। चलिए जी आंसर लिखते हैं। अनुपातिक रीति या प्रतिशत रीति। अनुपातिक रीति या प्रतिशत रीति। इस विधि के अनुसार प्रोफेसर फ्लक्स कीमत में प्रतिशत परिवर्तनों के प्रतिशत परिवर्तनों की तुलना मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तनों से करते हैं। प्रतिशत परिवर्तनों से करते हैं। अगर कीमत की अपेक्षा मांग में प्रतिशत परिवर्तन अधिक है, प्रतिशत परिवर्तन अधिक है तो मांग अत्यधिक लोचदार होगी। अत्यधिक लोचदार होगी। अगर मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से बराबर है। प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर है तो मांग लोचदार होगी।
लोचदार होगी। कंडीशन है, किस कंडीशन में क्या होगा, होगी। और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन की, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन की अपेक्षा, प्रतिशत परिवर्तन की अपेक्षा अधिक है तो मांग बेलोचदार कहलाएगी। तो मांग बेलोचदार कहलाएगी। ये सारी दशाएं फ्लक्स के द्वारा दिए गए नियम का। अब देखिए इनकी दशा में मांग की लोच, मांग की लोच ES इक्वल होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ED। ठीक, अर्थात हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ED इक्वल मांग की मात्रा में परिवर्तन, मांग की मात्रा में परिवर्तन बटे पूर्व की मांग, पहले की मांग, जिसको पूर्व की मांग, और पूरे का बटा कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन बटे पूर्व की कीमत, इस चीज को आप समझ गए। फार्मूला यह होता है। अब इस फार्मूले को हम एक मानक के रूप में दिखा दें तो चलिए इधर का साफ करते हैं। अगर इसको हम दिखाएं ED इक्वल डेल्टा Q अपान Q पूरे का बटा डेल्टा P अपान P। ठीक, तो हम कन्वर्ट कर देंगे डेल्टा Q अपान माइनस है डेल्टा Q अपान Q मल्टीप्लाई P अपान डेल्टा P। एक कन्वर्ट हो जाएगा ना डिवाइड की दशा में।
तो इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में रख लें। तो इस तरह से मेरा जहाँ पर डेल्टा क्यू बराबर क्या होगा, डेल्टा क्यू बराबर होगा मात्रा में परिवर्तन, यहाँ जो लिखे हैं मात्रा में परिवर्तन, क्यू बराबर डेल्टा पी बराबर कीमत में परिवर्तन, कीमत में, यहाँ ये वाला कीमत में परिवर्तन, उसके बाद क्यू बराबर वास्तविक मात्रा या मान, वास्तविक मात्रा या मान, पी बराबर वास्तविक कीमत, पी बराबर वास्तविक कीमत। ये प्रोफेसर थक्स के द्वारा दिया गया फार्मूला था और उसके बारे में जो जो कंडीशन थे उसको लिख दिए। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, औसत और कीमत लागत के संबंध। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है औसत और सीमांत लागत में, औसत एवं सीमांत लागत में संबंध स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए सबसे पहले औसत लागत है इकाई लागत। औसत लागत या इकाई लागत एक फर्म की परंपरागत एक फर्म की परंपरागत अल्पकालीन प्रति इकाई लागत, अल्पकालीन प्रति इकाई लागत वक्रे साम्य लागत, वक्रे साम्य स्मूथ
एवं सतत एवं सतत सतत मान निरंतर सतत कॉन्टिन्यूस वक्र होती हैं, वक्र होती हैं, वक्र होती हैं। अल्पकाल में ये वक्र प्रमुख रूप से इस प्रकार होती हैं। अल्पकाल में ये वक्र प्रमुख रूप से इस प्रकार होती हैं। प्रमुख रूप से इस प्रकार होती हैं। अवसर स्थिर लागत वक्र, एवरेज औसत स्थिर लागत वक्र और परिवर्तनशील लागत वक्र और परिवर्तनशील लागत वक्र औसत लागत वक्र, सीमांत लागत वक्र। औसत लागत वक्र, औसत वक्र और सीमांत लागत वक्र। इस तरह से होती है। अल्पकाल में कौन कौन वक्र होती हैं? औसत स्थिर लागत वक्र, परिवर्तनशील लागत वक्र, औसत लागत वक्र और सीमांत लागत वक्र। चलिए सीमांत लागत सीमांत औसत लागत, सीमांत औसत नहीं, सीमांत लागत है। सीमांत लागत एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन एक अतिरिक्त
अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने की अतिरिक्त लागत को इकाई का उत्पादन करने की अतिरिक्त इकाई को सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत कहते हैं। चलिए संबंध को देख लेते हैं, दोनों के बीच में क्या संबंध है। औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध। औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध। पहला संबंध है, जब औसत लागत AC गिरती है, जब औसत लागत AC गिरती है तब सीमांत लागत इसमें कम रहती है। तब सीमांत लागत इसमें कम रहती है। सेकंड है, औसत लागत और सीमांत लागत। औसत लागत और सीमांत लागत। औसत लागत और सीमांत लागत दोनों की गणना कुल लागत से की जाती है। दोनों की गणना कुल लागत से की जाती है। तीसरा है, जब औसत लागत स्थिर रहती है, जब औसत लागत स्थिर रहती है तब सीमांत लागत भी बराबर होगी। रहती है तब सीमांत लागत भी बराबर होगी। चौथा है, सीमांत लागत तथा औसत लागत का परस्पर खिंचाव। सीमांत लागत और औसत लागत का परस्पर खिंचाव।
अगले टॉपिक में के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।